नमस्कार और इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे फेमस सर्वाइवल स्टोरी की, रॉबिन्सन क्रूसो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक्चुअली एक ऐसी फैसिनेटिंग जर्नी है जिसने सेंचुरी से लोगों को लगातार इंस्पायर किया है। अब जरा 1717 के इस ओरिजिनल फर्स्ट एडिशन टाइटल पेज पर ध्यान दीजिए। इसमें एक सच में माइंड ब्लोइंग डिटेल छुपी है। इस पेज ने रॉबिन्सन क्रूसो को ही एक्चुअल ऑथर के रूप में प्रेजेंट किया था। इस जीनियस ट्रिक की वजह से अर्ली रीडर्स को पूरी तरह से लगने लगा था कि ये कोई फिक्शनल टेल नहीं, बल्कि एक जेन्युइन रियल लाइफ नॉन फिक्शन ट्रैवलॉग है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह से अनफोल्ड होगा। पहले द फर्स्ट इंग्लिश नॉवल, फिर आइलैंड पर सर्वाइवल की कहानी, उसके बाद रियल इंस्पिरेशंस एंड कैस्टवेज, फिर इकोनॉमिक्स, रिलीजन और सोसाइटी के डीपर थीम्स, और फाइनली द अनएंडिंग रॉबिन्सनेट लेगेसी। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द फर्स्ट इंग्लिश नॉवल, डैनियल डेफोज लिटरेरी माइलस्टोन। 25 अप्रैल 1719 को पब्लिश हुआ ये मास्टरपीस लिटरेचर की दुनिया में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। कहा जा सकता है कि इसने एग्जैक्टली रियलिस्टिक फिक्शन जॉनर को ही बर्थ दिया। हल शहर के क्वींस गार्डन्स में लगी ये प्लैक विजुअली एग्जैक्टली उस जगह को मार्क करती है जहां से क्रूसो की मैरीटाइम जर्नी स्टार्ट हुई थी। एक फिक्शनल कैरेक्टर के लिए ऐसी रियल वर्ल्ड ट्रिब्यूट अपने आप में प्रूफ है कि ये स्टोरी आगे चलकर कितना बड़ा ग्लोबल फिनोमेनन बनने वाली थी। सेक्शन 2, सर्वाइवल ऑन द आइलैंड, 28 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। आमतौर पर सोचे जाने वाले उस सीन के मुकाबले जहां एक आदमी सिर्फ बीच पर अकेले बैठा है, ये स्टोरी एक्चुअली कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटेंस है। इस टाइमलाइन को देखते हैं। 1651 में हल से डिपार्चर, और फिर 1659 में उस आइलैंड ऑफ डिस्पेयर पर शिपरेक। वहां से बच निकलने में लग गए पूरे 28 साल। 1686 में वहां से एस्केप, और फाइनली 1687 में इंग्लैंड रिटर्न। 28 साल का टोटल आइसोलेशन लिटरली माइंड ब्लोइंग है ना। असल में क्रूसो की दुनिया कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं थी। कहानी में एक पूरा रिच अंसाम्बल कास्ट है। उसका लॉयल कंपेनियन फ्राइडे, ज़्यूरी, उसकी प्रॉपर्टी मैनेजर द विडो, एक पोर्चुगीज सी कैप्टन द स्पेनियर्ड, फ्राइडे के फादर, और बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल ट्रेटरस म्यूटिनियर्स। ये सारे कैरेक्टर्स मिलकर इस प्लॉट में इंटेंस ड्रामा और एक्शन इन्फ्यूज करते हैं। इस डिटेल्ड पिक्टोरियल मैप को क्लोजली ऑब्जर्व करें। क्रूसो ने वहां सिर्फ वक्त नहीं बिताया, उसने एक्चुअली एक मेटिकुलसली फोर्टिफाइड हैबिटेट बिल्ड किया, फार्मिंग की, क्रॉप्स उगाए और अपने एनवायरनमेंट को फुली मास्टर किया। एक तरह से उसने वहां पूरी एक मिनी इकोनॉमी सेटअप कर ली थी। स्टोरी में एक बहुत ही पिविटल मोमेंट तब आता है जब क्रूसो एक प्रिजनर को कैनिबल से रेस्क्यू करता है। वो उसका नाम रखता है फ्राइडे, और एग्जैक्टली यहीं से लिटरेचर की सबसे फेमस और कॉम्प्लेक्स मास्टर सर्वेंट डायनामिक की शुरुआत होती है। ये रिलेशनशिप पूरे नैरेटिव को एक नया डायमेंशन देती है। लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स किसी आइलैंड पर नहीं, बल्कि बर्फीले पहाड़ों में होता है। 1688 में इंग्लैंड लौटते समय ओवरलैंड ट्रैवल करते हुए क्रूसो और फ्राइडे को पिरेनीज माउंटेन्स में फैमिश्ड वुल्फ्स के एक पैक का सामना करना पड़ता है। ये डेंजरस सर्वाइवल एक्ट स्टोरी में एक कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग ट्विस्ट ले आता है। सेक्शन 3, रियल इंस्पिरेशंस एंड कैस्टवेज, बियॉन्ड द फिक्शन। आइए अब फिक्शन के पीछे की सच्चाई को एक्सप्लोर करते हैं और उन रियल लाइफ सेलर्स को देखते हैं जिन्होंने इस लेजेंडरी टेल को इंस्पायर किया। स्कॉटिश सेलर अलेक्जेंडर सेलकर्क को यूनिवर्सली रॉबिन्सन क्रूसो का मेन रियल वर्ल्ड इंस्पिरेशन माना जाता है। उनकी ये स्टैचू और उन पर लिखी ये बुक इसी फैक्ट को हाईलाइट करती हैं। सेलकर्क ने सच में एक पैसिफिक आइलैंड पर पूरे 4 साल अकेले बिताए थे। ये विजुअल एविडेंस परफेक्टली शो करता है कि कैसे रियलिटी से फिक्शन का जन्म होता है। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज मिथ और रियलिटी का डिफरेंस। सेलकर्क एक्चुअली एक प्राइवेटियर यानी एक लूटर थे, जिन्होंने डेलिबरेटली खुद को मरून करने का डिसीजन लिया था। वहीं दूसरी तरफ क्रूसो एक एक्सीडेंटल कास्टअवे था, जिसने द्वीप पर एज एन इकोनॉमिक इंपीरियलिस्ट बिल्ड करके एक पूरी नई मिनी सिविलाइजेशन खड़ी कर दी थी। डेफो की इंस्पिरेशन सिर्फ सेलकर्क तक लिमिटेड नहीं थी। उन्होंने मल्टीपल सोर्सेज से डिटेल्स ड्रॉ किए, जैसे कि 1520s में 8 साल तक मरून रहे पेड्रो सरानो, 12th सेंचुरी की नॉवल हाई इब्न याकदान, करीबियन पीनल कॉलोनी से एस्केप हुए हेनरी पिटमन की स्टोरी, यहां तक कि फ्राइडे के कैरेक्टर के लिए विल ऑफ द मिस्कीटो पीपल को पोटेंशियल इंस्पिरेशन माना जाता है। 18th सेंचुरी में ऐसे सर्वाइवल नैरेटिव्स बहुत पॉपुलर थे। सेक्शन 4,
इकोनॉमिक्स, रिलीजन एंड सोसाइटी, डीपर थीमैटिक मीनिंग्स। अब चलते हैं इस कहानी की डीप थीमैटिक लेयर्स की तरफ। स्कॉलर्स इस बुक को कैसे इंटरप्रेट करते हैं? ये पूरी नॉवल एसेंशली एक ऐसी एलिगरी है जो अलग अलग लेवल पर फंक्शन करती है। एक तरफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स इस स्टोरी का यूज इकोनॉमिक इंडिविजुअलिज्म और प्रोडक्शन की थ्योरीज को एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं। दूसरी तरफ कल्चरल हिस्टोरियंस फ्राइडे और क्रूसो के रिलेशनशिप को कल्चरल असिमिलेशन और यूरोपियन कॉलोनियल डिजायर्स की क्लियर एलिगरी मानते हैं। इस पर फेमस राइटर जेम्स जॉयस का एक बहुत ही पावरफुल क्रिटिक है जिसे पढ़कर रुकना जरूरी हो जाता है। वो कहते हैं कि क्रूसो में पूरी एंग्लो सैक्सन स्पिरिट समाई हुई है। उसकी मैनली इंडिपेंडेंस, उसकी थोड़ी सी अनकॉन्शियस क्रूअल्टी, उसकी परसिस्टेंस और स्लो येट एफिशिएंट इंटेलिजेंस। ये एकदम परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है जो क्रूसो की कॉम्प्लेक्स डुअल नेचर को अल्टीमेट ब्रिटिश कॉलोनिस्ट प्रोटोटाइप के रूप में कैप्चर करता है। और इन सब के अलावा ये स्टोरी डीपली स्पिरिचुअल भी है। डैनियल डिफो एसेंशली एक प्यूरिटन मॉरलिस्ट थे, तो ये स्टोरी एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी की तरफ फील होती है, जहां नेचर में आइसोलेशन के थ्रू ही प्रोटैगनिस्ट को अपनी यूथफुल फॉलीज पर पछतावा करने का मौका मिलता है, क्रिश्चियन प्रोविडेंस को समझता है और आखिरकार स्पिरिचुअल डिलीवरेंस और सैल्वेशन अचीव करता है। आइसोलेशन को बेसिकली गॉड के क्लोजर आने के पाथ के रूप में फ्रेम किया गया है। सेक्शन 5, द अनएंडिंग रॉबिन्सनेड लेगेसी, एकोज इन मॉडर्न स्टोरी टेलिंग। 1719 की उस एक सिंगल पब्लिकेशन का मॉडर्न पॉप कल्चर पर क्या मैसिव लास्टिंग इंपैक्ट रहा, आइए इसे डीपली समझते हैं। दरअसल रॉबिन्सनेड एक पूरा लिटरेरी जॉनरा है जो बेसिकली रॉबिन्सन क्रूसो की इस मैसिव सक्सेस से ही पैदा हुआ था। एक ऐसी स्टोरी का स्ट्रक्चर जहां कैरेक्टर पहले कंप्लीटली आइसोलेट होता है, सर्वाइवल फाइट करता है और फाइनली अपने हार्डवर्क से ट्रायम्फ हासिल करता है। ये फॉर्मूला आज भी अनकाउंटेबल फिल्म्स, बुक्स और मीडिया का एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट बना हुआ है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि मॉडर्न ऑथर्स ने इस ट्रोप को पूरी तरह फ्लिप कर दिया। J.G. बैलार्ड का इन्वर्टेड क्रूसोइज्म कॉन्सेप्ट लीजिए। इसमें बताया गया है कि कैरेक्टर्स बाय एक्सीडेंट नहीं बल्कि डेलिबरेटली खुद को मरून करते हैं। पर्पस एक ज्यादा मीनिंगफुल और वाइटल एग्जिस्टेंस को डिस्कवर करना, जो कि सोसाइटी की भीड़ में खो गया था। एक हीलिंग चॉइस रादर देन अ ट्रेजेडी। आज के दौर में मॉडर्न कल्चरल डिसेंडेंट्स हर तरफ हैं। द स्विस फैमिली रॉबिन्सन और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जैसी बुक से लेकर रियलिटी टीवी शो सर्वाइवर, टॉम हैंक्स की आइकॉनिक मूवी कैस्टअवे और यहां तक कि स्पेस सर्वाइवल साइ-फाई हिट द मार्शियन, ये सब इसी क्लासिक रॉबिन्सन आर्ट फ्रेमवर्क पर ही बेस्ड हैं। अब चाहे वो सर्वाइवल अर्थ पर हो या मार्स पर। इस्तांबुल के इस्तिक्लाल एवेन्यू पर बनी ये रॉबिन्सन क्रूसो बुक स्टोर देखिए। ये सिर्फ एक पिक्चर नहीं है बल्कि इस बात का विजुअल प्रूफ है कि इस एक सिंपल बुक का इंपैक्ट लिटरली बॉर्डरलेस है। हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होकर इस नैरेटिव ने पूरी दुनिया की रीडर्स को हेविली इंस्पायर किया है। तो इस एक्सप्लेनर को एक डीपली प्रोवोक करने वाले सवाल के साथ कंक्लूड करते हैं। क्या सबसे बड़ी कैस्टअवे स्टोरी नेचर में सर्वाइव करना सिखाती है या फिर खुद ह्यूमैनिटी के डीपर नेचर के बारे में? सोसाइटी आज भी सब कुछ छोड़कर एक डिजर्टेड आइलैंड पर रीस्टार्ट करने के आइडिया से आखिर इतनी फैसिनेटेड क्यों है? इस पर ध्यान से सोचिए जरूर। एग्जैक्ट यही वो क्यूरियोसिटी है जो क्रूसो की लेगेसी को आज भी बिल्कुल फ्रेश और जिंदा रखती है।